Hello students, welcome back to the Meritorious YouTube channel. This is the third video of electrostatics. इसमें हम बात करने वाले हैं जहाँ से हमने छोड़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड पार्ट। तो हमने जो है परमिटिविटी की बात की थी दोस्तों। परमिटिविटी की हमने बात की थी और हमने छोड़ा था यहाँ पर कि ये जो एप्सिलॉन नॉट आता है फोर्स के फॉर्मूले में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स का फॉर्मूला है जिसमें एप्सिलॉन नॉट जो आता है ये परमिटिविटी है। अगर दो चार्जेस अगर एयर में या वैक्यूम में रखे हुए हैं तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हम लगाते हैं यहाँ पर। और अगर किसी मीडियम में है फॉर एनी मीडियम, अगर किसी मीडियम में हम जो है उन चार्जेस को रख देते हैं तो 1/4 पाई इस एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एनी मीडियम उसकी वैल्यू जो भी है वो लगा दी जाती है। एक बात हमें याद रखना है कि हमेशा अगर दो चार्जेस हैं बच्चों तो वो अगर एयर की जगह किसी और मीडियम में रखे हुए हैं एनी मीडियम, तो हमेशा उन पर फोर्स एयर से या वैक्यूम से कम लगने वाला है। क्या लगने वाला है? एयर से या वैक्यूम से उन दोनों पर जो है फोर्स कम लगेगा अगर कोई भी मीडियम उसके अंदर आ जाता है तो। यानी कि ये जो एप्सिलॉन एम की वैल्यू है ये एप्सिलॉन एयर से बड़ी ही होगी हमेशा। अपॉन की वैल्यू जब बड़ी होती है तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है ना। तो ये बात है। ओके, अब यहाँ पर एप्सिलॉन एम की वैल्यू हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती है। और ये बात समझ लीजिए आप कि हमने एक वैल्यू इसकी जो है फ्री स्पेस वाली जो वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 वाली, ये हमने जो है सॉरी क्या थी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू थी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी जो यूनिट थी वो ये हमने जो है सीखी, हमें पता है। अब होता क्या है बच्चों कि ये जो वैल्यू होती है सबकी अलग अलग होती है। तो क्या सोचा हम लोगों ने कि सबकी अलग अलग वैल्यू, यानी कि वाटर के लिए कुछ अलग होती है, तो सबकी अलग अलग इस टाइप की अगर हम वैल्यू याद रखेंगे तो बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म लेकर आते हैं, वो ये है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी क्या कहता है कि हमें बता देता है कि किसी मटेरियल की जो वैल्यू है, यानी कि परमिटिविटी की वैल्यू है, वो एयर के मुकाबले में कितनी है, कितने गुना है, मतलब कितने गुना है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है, एग्जांपल के तौर पर वाटर है, उसकी जो परमिटिविटी होती है वो एयर की जो परमिटिविटी है, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसके मुकाबले में 80 टाइम्स ज़्यादा होती है। 80.5 टाइम्स। कितनी ज़्यादा होती है? 80.5 टाइम्स। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, सॉरी। तो उसके लिए हम क्या लाते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो रेशो होता है, वो रेशो होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे क्या पता लग जाता है हमें, ये रेशो है, इससे मालूम पड़ जाता है कि उस मीडियम की परमिटिविटी एयर के मुकाबले में कितने गुना है। तो क्या करते हैं हम, फॉर एग्जांपल जैसे वाटर की जो भी परमिटिविटी है वो यहाँ पर जब हम रखते हैं और जो एयर की जो परमिटिविटी है उसको नीचे रखते हैं और जब सॉल्व करते हैं तो 80.5 आती है। ऐसी हर एक मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू आती है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमें याद रखना रही सिर्फ एक ही वैल्यू, और कितने गुना जो वैल्यूज़ हैं वो हमें सिर्फ याद रखना रही, सबकी अलग अलग इतनी लंबी वैल्यू याद नहीं रखना रही। तो खैर हमें इसको याद करने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू आप याद रख लीजिए। अगर हम एमपी बोर्ड में है तो ये जो है इसकी यूनिट भी याद रख लो, इसकी वैल्यू भी याद रख लो, बाकी किसी की भी वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी के लिए फोर्स का जो फॉर्मूला है वही रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन आर भी लग जाता है कि भाई कितने गुना है, कितने गुना उसको मल्टीप्लाई किया जाए, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो ये कहानी हुई परमिटिविटी की।
अब इससे एक रिलेशन हमारे सामने निकल करके आता है, वो ये निकल करके आता है कि हमें पता है फोर्स इन एयर या वैक्यूम में उसकी वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होती है। ओके, और फोर्स इन एनी मीडियम वो क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के साथ में एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन में R²। ओके, तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम क्या निकल के आता है हमारे सामने, एफ एयर अपॉन एफ मीडियम। अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी बच्चों, और बचेगा क्या 1/एप्सिलॉन R, ये बचेगा बस। तो एक सिंपल सा एक रिलेशन हमारे सामने निकल कर के आता है, वो ये आता है कि एफ एयर इज इक्वल टू एफ मीडियम एनी मीडियम डिवाइडेड बाय उसकी परमिटिविटी। ये छोटी सी चीज़ निकल के आती है, ये कई बार जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज़ होता है ये डायरेक्टली। ओके, इसलिए मैंने बता दिया। अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, रिलेटिव ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, और कई बार जो है हमें MP बोर्ड के एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है बच्चों, वो ये होता है m⁻⁻1 L -3 T⁻⁻4 और A²। इसको डायरेक्टली याद रख लो, इसको निकालना चाहोगे तो भी निकल जाएगा। ये फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो याद होना चाहिए, बाकी चार्ज वगैरह का इस तरीके से ही निकल जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है ये आ जाएगी F × R² डिवाइडेड बाय Q1 Q2। इसका डायमेंशनल फार्मूला रखेंगे, इसका रखेंगे, इसका रखेंगे और इसका रखेंगे, तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, और बाकी जो नीचे आएगा वो 4π आएगा इस फार्मूले से, जो हमारे पास अभी फार्मूला फोर्स का था उस फार्मूले से। ओके, तो ये जब डायमेंशनल फार्मूला इसका रखेंगे तो ये निकल के आएगा, तो आपको इसको डायरेक्टली याद रखना है। एक चीज़, अगली चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ का जो है हमें अब वेक्टर फॉर्म यहाँ पर डिस्कस करना है। बहुत सिंपल है। देखिए, वेक्टर के बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है 11th में, और अगर नहीं है तो ये समझ लीजिए वेक्टर एक तरीका है किसी भी डायरेक्शन को, किसी भी चीज़ के डायरेक्शन को शो करने का। देखिए, ये जो है कार्टेशियन प्लेन होता है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। सिंपल सा तरीका मैं अगर आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं, एक चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन से R1 वेक्टर पर, और दूसरा चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन से R2 वेक्टर पर, Q2 चार्ज रखा हुआ है। ओके, ये एक वेक्टर एक शो करने का एक तरीका है, इससे कोई घबराने की और डरने की ज़रूरत नहीं है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से निकाला जाता है, R12 ऐसे निकाला जाता है। और R12 जो है निकालने का एक तरीका होता है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अगर ये आपने पढ़ा है बहुत ही अच्छी बात है, और अगर जिसने नहीं पढ़ा है, जिसको कन्फ्यूज़न है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ वो रट ले। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² होता है ना, तो उसकी जगह पर हम लगा देंगे R12 का स्क्वायर, ये लगा देंगे यहाँ पर। ओके, और इसको और एक और तरीका होता है वेक्टर में लिखने का, वो तरीका ये होता है कि हम इसमें जो है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इसको लिखें। यूनिट वेक्टर के फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं जो कि हमें एक क्या है डायरेक्शन बताता है फोर्स का। इस तरीके से हम बता देते हैं R12, और यूनिट वेक्टर को इस तरीके से लिखते हैं बच्चों। और अगर जिसको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, उसको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बोर्ड लेवल पर हमारे लिए सिर्फ इसको याद रखना ज़रूरी है। देखिए, इसको जब मैं ओपन करूँगा तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। जिसने अच्छे से वेक्टर पढ़ा है वो ये होता है यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका। जो वेक्टर है उसको लिखना और नीचे उसका मॉड लिख लेना। ओके, अब जब हम इसको इसके साथ लिखेंगे तो ये चीज़ निकल के आएगी सामने 1/4 सॉरी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन आर वेक्टर का के मॉड का क्यूब, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, यहाँ मॉड रहता है, मॉड सॉरी, यहाँ स्क्वायर था और यहाँ पर एक और आ गया तो क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर जो है R12 का जो है वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इज़ द वेक्टर फॉर्म। और अगर किसी का वेक्टर क्लियर नहीं है तो उसको ये पूरा डेरिवेशन समझ नहीं आया होगा, उसके लिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये याद रख ले, तो उसका बोर्ड के लिए तो कम से कम काम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब हम जो है एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा। तो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल एमपी बोर्ड में आ सकते हैं, वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं क्योंकि एमपी बोर्ड में। तो कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 20 मिलीकूलम सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन एयर। तो एयर में यानी कि फ्री स्पेस में रखे हुए दो चार्ज Q1 और Q2, और दोनों की का जो वैल्यू है 20 जो है मिलीकूलम है, 20 mc दोनों की वैल्यूज़ हैं, और दोनों एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है। डायरेक्ट फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू के, मैं के लिख रहा हूँ 1/4πε0 को Q1 Q2 बाय R²। बट एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, वो ये है कि ये मिलीकूलम में दिया है, कूलम में नहीं दिए हुए हैं चार्ज, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया है, तो इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट हम करेंगे तो F दोनों के बीच में क्या लगने वाला है, K की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है, 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय दोनों की वैल्यू 20 मिलीकूलम, 20 × 20 और मिली है मतलब 10⁻³ है, ओके, और 10⁻³ मिलीकूलम को हमें कूलम में चेंज करने के लिए 10⁻³ लगाना पड़ा, क्योंकि मिली में जो है 1/1000 कूलम होते हैं, ओके, डिवाइडेड बाय R²। तो R² यानी कि 20 × 20, और सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² × 10⁻² लगाएंगे यहाँ पर दोनों जगह पर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो बहुत सिंपल है, 0 से 0 गए 2, ओके, 2 से ये 20 से 20 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁻9 है। अब यहाँ पर पावर के साथ में हम खेलेंगे, 10⁻3 10⁻³ तो 10⁻6 हो जाएगा, और यहाँ पर 10⁻4 है, ऊपर आएगा तो 10⁻+4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 9 तो ऐसा कैसे ही है, 10⁻9, 9 में से 6 गए, जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये माइनस में है, 9 में से 6 गए तो 3 बचे, और 3 में 4 प्लस हो गए तो 7 बचे न्यूटन। इतना फोर्स आने वाला है। अब अगर हमें दिया जाता कि किसी मीडियम में है ये तो हमने फोर्स निकाला एयर में, एक क्वेश्चन और मैं बना देता हूँ बड़ा सिंपल सा, कि अगर ये चार्जेस वाटर में है, अब हालांकि जब भी किसी मीडियम में दिया जाएगा तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक यानी कि एप्सिलॉन की वैल्यू दी जाएगी। वाटर में है तो वाटर का जो हमें रिलेटिव परमिटिविटी जो दी हुई है वो 80.5 है दी हुई है, और कहा गया है कि अब निकालिए 80.5 रखकर कि वाटर में वैल्यू क्या होती है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, F एयर इज इक्वल टू, अभी हमने डिराइव किया था, F एयर इज इक्वल टू F कोई भी मीडियम इज इक्वल टू F एयर डिवाइडेड बाय उसका एप्सिलॉन R, ओके। तो F मीडियम यानी कि हमें उसमें निकालना है वाटर में, F एयर की वैल्यू 9 × 10⁻7 न्यूटन आई थी, और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू जो है 80.5 है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.1 के आसपास आएगा, 1.1 × 10⁻⁻6 आएगा न्यूटन। तो इस तरीके से ये आएगा। स्टूडेंट्स, हमें आज का लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे या कोई भी वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं उसके लिए जो है सेम होता है। वो ये कहता है कि अगर एक चार्ज नहीं, दो चार्ज नहीं मौजूद है कहीं पर, दो से ज़्यादा चार्ज है, Q3 मान लीजिए Q4, दो से ज़्यादा चार्जेस मौजूद हैं, तो और अगर हमें किसी एक चार्ज पर
फोर्स निकालना है कि इनके थ्रू क्या फोर्स होगा, तो इनका फोर्स कैसे निकालेंगे, वेक्टर से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, वेक्टर तरीके से। तरीका क्या होगा कि ये वाला जो चार्ज है Q2 चार्ज क्या फोर्स लगा रहा है और ये क्या फोर्स लगा रहा है, उनका रिजल्टेंट निकाल दो, और फिर उसके बाद में फोर्थ वाला जो चार्ज है वो क्या फोर्स लगा रहा है, और बाकी सब का जो है रिजल्टेंट निकाल दिया जाए, तो ये जो है इस पर फोर्स आ जाएगा। इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, एक दूसरे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि एक इंसान है और उस इंसान का जो है एक दुश्मन है और उससे उसकी जो है लड़ाई हो चुकी है, तो ये जो है इंसान इसको कितना मारेगा, जितनी इसके पास में जो है पावर होगी, एनर्जी होगी, दोनों के बीच में लड़ाई होगी, तो ये जो है कितना जो है इसको मारेगा, जितनी एनर्जी होगी। अब इस एनिमी के और जो है दोस्त आ गए, साथी आ गए, तीन साथी आ गए या 4 आ गए, तो क्या हो गया, ये सब के सब क्या करेंगे, इसको सूतेंगे पकड़ के। तो अब क्या होगा, इन सब की जो एनर्जी है वो इस पर लगेगी और इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि एक जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है, और भी चार्ज आ गए, वो कितना फोर्स लगाएंगे कि सबका रिजल्टेंट निकाल दिया जाए फोर्स। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको जो है इन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक तरीके से निकालना होता है, उसको कहते हैं वेक्टर वाला तरीका जो होता है, वेक्टर एडिशन। क्या बोलते हैं, वेक्टर एडिशन। चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इस तरीके से, इसीलिए हमें वेक्टर एडिशन के तरीके से निकालना पड़ता है। और वो क्या तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए कि एक फोर्स, कोई भी पार्टिकल है उस पर एक फोर्स, ये पार्टिकल ए है यहाँ पर, उस पर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और F1 कह देते हैं हम इसको। दूसरा फोर्स किसी थीटा एंगल पर, किस एंगल पर, कोई भी थीटा एंगल पर दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है F2। तो ये दोनों जो फोर्स लग रहे हैं, इन दोनों फोर्स का हम रिजल्टेंट निकालेंगे, तो ये कहीं ना कहीं बीच में आएगा, इसका रिजल्टेंट यहाँ कहीं ना कहीं क्या आएगा, बीच में आएगा। उसको बोलते हैं हम एफ नेट। क्या बोलते हैं हम, एफ नेट। उसको उसका डायरेक्शन अगर दर्शाना है तो उसका तरीका ये है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और इसको जोड़ दो, तो ये डायरेक्शन गलत निकला, ये डायरेक्शन होगा इसके फोर्स का। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो और इसको जोड़ दो, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उसका अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है एफ नेट, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमें वेक्टर पढ़ाते वक्त पढ़ाया जाता है। वो ये होता है, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। दिस इज़ द फार्मूला। अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो अभी बताया कि एक से ज़्यादा कितने भी चार्जेस हो सकते हैं, आपने जो है तो यहाँ पर तो एक फोर्स, दूसरा फोर्स और तीसरा फोर्स, 3 फोर्सेस लग रहे हैं। अब ये 3 फोर्स को कैसे निकालें, आपने तो यहाँ पर जो है 2 फोर्स का फार्मूला बताया, तो फार्मूला यही रहेगा, हम 2-2 करके, यानी कि 2 फोर्सेस का पहले रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उसके बाद में जो रिजल्टेंट आएगा उसको एक फोर्स मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे, फिर इन दोनों का निकालेंगे। फार्मूला यही रहेगा। ओके, सिंपल सा तरीका है। तो ये फार्मूला है किसी भी नेट फोर्स को निकालने का, और उसका डायरेक्शन दर्शाने का तरीका ये है कि पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो और उसका डायगोनल जोड़ दो, तो ये डायरेक्शन हो जाता है नेट फोर्स का। अगली चीज़, अगर मान लो कि ये जो फोर्स है नेट फोर्स, ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है F1 फोर्स से। क्या एंगल बना रहा है, अल्फ़ा एंगल बना रहा है F1 फोर्स से। तो ये अल्फ़ा एंगल कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका ये है
कि tan अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय F1 प्लस F2 कॉस थीटा। देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर भी एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो है वेक्टर जो 11th में हम पढ़ते हैं उससे ये निकल कर के सामने आता है, तो इसका मैं प्रूफ बिल्कुल भी अभी नहीं दे रहा हूँ। इसका प्रूफ देंगे तो थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा। अगर आप प्रूफ चाहते हैं तो कमेंट में बता दीजिए, अगले वीडियो में हम इसका प्रूफ बिल्कुल देंगे। लेकिन मैं आपको बोर्ड लेवल पे कह रहा हूँ, CBSE या MP बोर्ड लेवल पर, कि आपको सिर्फ इस फॉर्मूले से मतलब है और इस फार्मूले से। ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, इससे हमारे क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और बोर्ड्स में ये फार्मूला तो पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये 11th क्लास का बेसिक है। अगर पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जाएगी। फिर भी अगर आपको इन दोनों फार्मूले का प्रूफ चाहिए तो कमेंट में बताइए, हम जो है इसका प्रूफ देने की कोशिश करते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम इस पर बेस्ड यानी कि न्यूमेरिकल करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिनको वाकई में ज़रूरत है पढ़ने के लिए, ताकि वीडियो रैंक करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।